हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रीम्स पेपर्स। द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल रीडिंग एंड एनालिसिस की क्लास 5 और डे 5 में आज आपका स्वागत है। 4 क्लासेस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है रिफ्यूजीज एज एसेट्स टू देयर न्यू कंट्रीज। रिफ्यूजी शरणार्थी मीनिंग निकलता है, नाउन है यहाँ पर। एज आपका प्रीपोजिशन की तरह यूज हुआ है, और प्रीपोजिशन की तरह अगर यूज करते हैं तो इसकी मीनिंग निकल के आती है के रूप में। रिफ्यूजीज एज एसेट टू देयर न्यू कंट्रीज, रिफ्यूजीज अपने नए देश के एसेट के रूप में। यहां पे एसेट आपका नाउन हो गया, एसेट टू समथिंग सही लिखा है। देयर आपका प्रोनाउन है, और मैंने आपको बताया है कि प्रोनाउन किसी न किसी नाउन के लिए यूज होता है। यहां पर वो नाउन कौन है? रिफ्यूजीज है, प्लूरल वर्ड है, प्लूरल के हिसाब से देयर लिखा गया है, सही लिखा हुआ है एकदम। आगे चलते हैं सेंटेंस में। एज वी कमेमोरेट येट अनदर वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। एज वी जैसा कि क्योंकि हम मनाने वाले हैं या मनाते हैं। अब यहां देखिए एज का सेंस क्योंकि से निकल रहा है, एज यहां भी है, एज यहां भी है। तो जरा जल्दी से इसको देख लेते हैं कि इंग्लिश में एज कितनी तरह से यूज होता है। एक तो एडवर्ब की तरह यूज होगा, दूसरा प्रीपोजिशन की तरह यूज होता है, और प्रीपोजिशन की तरह यूज होगा तो इसकी मीनिंग निकल के आएगी के रूप में, या इसका मतलब हिंदी में एडवर्ब की तरह आएगा तो जैसा। और तीसरा है के रूप में, और तीसरा आपका मैंने बताया कंजंक्शन। और कंजंक्शन भी देखें तो दो तरीके से, एक तो ये कारण का कंजंक्शन की तरह कार्य करेगा, और कारण के कंजंक्शन की तरह आज कार्य करेगा तो इसकी हिंदी निकल के आएगी क्योंकि। दूसरा इसकी हिंदी जैसा निकल के आती है, जहां पे ये समानता, तुलना या किसी और पॉइंट को जोड़ने के सेंस में यूज होता है। जैसे एक सेंटेंस लिखा हुआ है, एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि एज को इंग्लिश में हम 3 तरह से यूज करते हैं, एडवर्ब की तरह, प्रीपोजिशन की तरह और कंजंक्शन की तरह। कंजंक्शन में कारण के कंजंक्शन के रूप में यूज होगा, क्योंकि बताएगा, किसी पॉइंट को ऐड करने के सेंस में यूज होगा। तो चलिए फिलहाल सेंटेंस में देखते हैं। तो यहां प्रीपोजिशन है, लेकिन यहां प्रीपोजिशन नहीं है। कैसे मैंने पकड़ा कि यह प्रीपोजिशन नहीं है? क्योंकि देखिए इसके आगे वी और कमेमोरेट लिखा हुआ है। वी आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, और सब्जेक्ट प्लस वर्ब का कंस्ट्रक्शन प्रीपोजिशन के बाद नहीं आता है, कंजंक्शन के बाद आता है। तो यहां पर एज किस रूप में आया है? कंजंक्शन की तरह। एज वी कमेमोरेट, कमेमोरेट माने क्या होता है? कोई भी घटना या कोई भी व्यक्ति जो पास्ट में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा हो, उसके सम्मान को दर्शाने के लिए अगर वर्तमान में हम कोई एक्टिविटी करते हैं या उत्सव मनाते हैं तो वो कमेमोरेट कहलाता है। जैसे महात्मा गांधी का जन्मदिवस हम मना रहे हैं, 15 अगस्त को हम मना रहे हैं, या कोई भी घटना घटित हुई उसको हम मना रहे हैं तो वो कमेमोरेट कहलाता है। दिवाली, होली या तमाम ईद है, कोई भी त्योहार हम मनाते हैं पुरानी चीजों के प्रति श्रद्धा, सम्मान को दर्शाने के लिए, तो वो कमेमोरेट कहलाएगा। एज वी कमेमोरेट, जैसा कि हम मनाने वाले हैं या मनाते हैं, क्योंकि हम मनाते हैं। येट अनदर, ये क्या चीज है? एक फ्रेज है पूरा। क्या सेंस निकल के आता है? जल्दी से इसको देखते हैं। जैसे येट शब्द है, इंग्लिश में ये एडवर्ब की तरह भी यूज होता है, हिंदी निकलती है अभी तक। दूसरा ये शब्द कंजंक्शन की तरह यूज होता है, हिंदी निकलती है फिर भी। और इस तरह से यूज होगा तो अपोजिट चीजों को जोड़ेगा। दो अपोजिट चीजों को जोड़ने के लिए भी हम येट का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बीमार था फिर भी उसने क्लास अटेंड की, तो यहां विरोधाभास दर्शा रहा है कि भाई बीमार है तो क्लास नहीं अटेंड करना चाहिए, लेकिन अटेंड किया, तो कंजंक्शन है, फिर भी का सेंस निकल के आएगा येट का। और तीसरा ये जो येट अनदर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फ्रेज की तरह आया है, येट अनदर माने एक और। ये भाव देता है कि एक और आ गई चीज। तमाम कोचिंगें थी, एक और कोचिंग आ गई, एक और टीचर आ गए पढ़ाने के लिए, एक और समस्या हमारे सामने आ गई। दैट इज कॉल्ड येट अनदर। और एक और इसी से मिलता जुलता शब्द है येट अगेन, एक बार फिर या एक बार और, एक बार फिर या एक बार और, येट अगेन का यूज करते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं। येट अनदर फ्रेज की तरह यूज हुआ है, यहाँ पे येट और अनदर अलग अलग नहीं है, पूरा एक फ्रेज है, मीनिंग एक और निकलने वाला है कि क्योंकि हम मनाने वाले हैं एक और वर्ल्ड रिफ्यूजी डे जून 20 को। वी ऑनर, वी आपका सब्जेक्ट है,
ऑनर आपकी वर्ब है, सही लिखा हुआ है, वी ऑनर, हमें सम्मान करना चाहिए किसका, द इंडिविजुअल, उन व्यक्ति विशेषों का, उन लोगों का। अब देखिए द आर्टिकल है तो उसके साथ ये जो वर्ड आया हुआ है क्या होगा, नाउन होगा। मैंने कई बार आपको बताया है, द इंडिविजुअल हु हैव इंड्योर्ड। यहां देखें तो हु रिलेटिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, क्यों, क्योंकि इसकी हिंदी जैसे निकल रही है। और अगर कोई शब्द रिलेटिव प्रोनाउन है तो मैंने अभी तक आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन नाउन के लिए आता है। तो ये देखिए हु किसके लिए आया है, इस इंडिविजुअल के लिए, कि द इंडिविजुअल वो लोग, हु माने जो, हु हैव इंड्योर्ड। तो ये जो पूरी क्लास है हु हैव इंड्योर्ड, ये वर्ब लिखी हुई है, वर्ब किसके हिसाब से आएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट फिर से डिस्कस करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन के बाद अगर कोई वर्ब लिखी हुई है तो वो वर्ब, उसका सब्जेक्ट तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन वो किसके हिसाब से आएगी, उस नाउन या प्रोनाउन के हिसाब से आएगी जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया है। कहने का मतलब ये वर्ब इस नाउन के हिसाब से आएगी जिसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है। पॉइंट समझ पाए हैं, रिलेटिव प्रोनाउन प्रोनाउन है एक प्रकार का जो किसी नाउन के लिए आता है और उसी नाउन के हिसाब से वर्ब लिखी जाती है जो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद लिखी हुई है। तो यहां पे देखिए हु रिलेटिव प्रोनाउन है, उसके तुरंत बाद वर्ब लिखी गई है हैव, तो ये हैव हु के हिसाब से आ रही है, लेकिन हु अपने एंटीसीडेंट इंडिविजुअल के हिसाब से काम करेगा, प्लूरल वर्ड है उसके हिसाब से हैव लिखा हुआ है, सही लिखा गया है। हु हैव इंड्योर्ड, जिन्होंने, इंड्योर करना माने किसी परेशानी, कष्ट, मुश्किल समस्या को झेलना या सहन करना। आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ेगा, बहुत सारी समस्याएं आपको झेलनी पड़ेंगी। हु हैव इंड्योर्ड, जिन्होंने झेला, क्या चीज झेला है, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट। क्या झेला भाई, देखिए वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट नाउन है, डिस्प्लेसमेंट माने, देखिए मैंने आपको बताया था कि एक शब्द से कई शब्द बनते हैं, तो प्लेस नाउन है भी है, वर्ब भी है। प्लेस माने स्थान, और प्लेस वर्ब की तरह यूज करेंगे तो किसी चीज को कहीं पर स्थान देना या स्थापित करना या बसना। और प्लेस के पहले डिस लगाएं, डिस ऐसा वर्ड है जो अपोजिट करता है चीजों को, क्वालिफाई माने क्वालिफाई करना, डिस लगा दिया, डिसक्वालीफाई माने क्वालिफाई ना करना। तो उसी तरह से प्लेस माने किसी जगह रहना, स्थापित होना, और डिस लगा दिया तो डिसप्लेस माने किसी जगह से हट जाना, किसी जगह से दूर चले जाना। तो डिस्प्लेस माने विस्थापित होना, और जब उसमें नाउन बनाएंगे हम उसका डिस्प्लेसमेंट, तो हिंदी निकलेगी विस्थापित। और फोर्स्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है यहां पर। फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट माने जबरदस्ती का विस्थापन, माने ऐसा विस्थापन जिसमें आपको बाध्य किया जाए विस्थापित होने के लिए। कैसे समझेंगे भाई, जैसे मान लीजिए आप किसी नदी के किनारे रह रहे हैं लोग, और नदी के किनारे लोग रह रहे हैं और नदी में बाढ़ आ गई, तो क्या करेंगे, अपना घर छोड़ के उनको भागना पड़ेगा, हटना पड़ेगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो विस्थापन हुआ, कैसा विस्थापन है, फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट है, माने जबरदस्ती उनको, बाध्य होकर के उनको वहां से विस्थापित होना पड़ा। आगे बढ़ते हैं, ड्यू टू, के कारण क्यों विस्थापित होना पड़ा। देखिए हर चीज एक दूसरे से कनेक्ट है, ऐसे छोटे छोटे पार्ट में अगर आप चीजों को तोड़ना और उसके लिंक को पकड़ना सीख जाएंगे तो कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, यकीन मानिए मीनिंग निकालने में आपको और उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ड्यू टू के कारण, किसके कारण, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड अनरेस्ट। किसके कारण कह रहा है, कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट माने संघर्ष, अगर आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट है, कई देख रहे हैं, कई अफ्रीकन कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एंड अनरेस्ट, अनरेस्ट क्या हुआ, रेस्ट में अनजोड़ दिया, फॉर्चुनेट और अनफॉर्चुनेट निगेटिव कर देता है चीजों को, हमने पहले भी डिस्कस किया है। लॉक अनलॉक, तो उसी तरीके रेस्ट माने जहां पे सारी चीजें आराम से हैं, अनरेस्ट माने अशांति, और खासकर पॉलिटिकल सेंस में इसको हम ज्यादा यूज करते हैं, जहां पर कई लोग राजनीतिक विचारधाराओं के कारण लोगों के मन में गुस्सा है, अशांति है, किसी राजनीतिक चीजों के कारण, तो वो अनरेस्ट कहा जाता है, पॉलिटिकल टर्मिनोलॉजी है। कॉन्फ्लिक्ट एंड अनरेस्ट, संघर्ष और अशांति के कारण वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड माने संसार भर में। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है दीज स्टैगरिंग फिगर्स। दीज ऐसा वर्ड है, डिटर्मिनर है जिसके साथ नाउन आएगा, और अगर आएगा तो दिस दैट के साथ सिंगुलर और दीज दोज के साथ प्लूरल। और यहां पे हम देखें तो इस दीज के साथ ये नाउन फिगर्स प्लूरल में लिखा हुआ है, सही है ये, तो दीज हो गया, फिगर्स आपका नाउन हो गया। स्टैगरिंग क्या है,
स्टैगरिंग यहाँ नाउन के बारे में बता रहा है कि भाई फिगर्स कैसे स्टैगरिंग फिगर्स हैं। और आप जान रहे होंगे कि अगर यहाँ पे हम स्टैगरिंग का यूज कर रहे हैं तो ये एडजेक्टिव की तरह आ रहा है और इस नाउन के बारे में बता रहा है। और क्या मीनिंग निकलती है स्टैगरिंग की? माने चौंकाने वाला, आश्चर्यजनक, एस्टाउंडिंग, सरप्राइजिंग। तो कोई चीज जो आश्चर्यजनक है, चौंकाने वाली है, उस सेंस में हम स्टैगरिंग का यूज करते हैं। तो दीज स्टैगरिंग फिगर्स, ये चौंकाने वाले आंकड़े। यहां से देखिए सेंटेंस आपका शुरू हुआ था, ये आपका सब्जेक्ट था और ये वर्ब लिखी हुई है मास्क। अब देखिए इंग्लिश में यही समझना है आपको, शब्द वही है, तब किस रूप में आ जाए, तब किस रूप में आ जाए हम पकड़ नहीं पाते हैं उसको। इसे मास्क हम बहुत यूज कर रहे हैं, मास्क नाउन की तरह भी यूज होता है जो आप चेहरे पे लगाते हैं, तो उसी मास्क को वर्ब बना दिया गया है यहाँ पे। तो भाव तो वही होगा ना, उसका मीनिंग थोड़ी बदल जाएगा। भाई अगर मिर्चा है तो चाहे उसको आप बेसन में लपेट के भी खाएंगे तो भी कड़वा ही लगेगा, मीठा नहीं हो जाएगा, वो अपना मूल गुण नहीं छोड़ेगा। तो यहां पे जो मास्क नाउन की तरह है, मास्क माने जिसे हम चेहरे पे मास्क लगाते हैं तो चेहरा हमारा छिप जाता है। तो जब आप वर्ब की तरह लिखते हैं तो मास्क का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन, किसी फीलिंग को छिपाना। अंदर बहुत कष्ट है, आपके मित्र का सिलेक्शन हो गया, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, अंदर अंदर जले जा रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट है, लेकिन सामने मुस्कुरा के बोल रहे हैं उसको। तो यहां पे आपने अपनी फीलिंग को क्या किया? मास्क कर लिया, छिपा लिया। दीज स्टैगरिंग फिगर्स, ये चौंकाने वाले आंकड़े मास्क छिपा लेते हैं। किसको छिपाते हैं? आगे लिखा, ये वर्ब है, उसके आगे उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है। देखिए इस वर्ब का ऑब्जेक्ट, मास्क माने छिपाते हैं किसको? काउंटलेस, काउंटलेस माने जिसको गिना ना जा सके, अनगिनत। भाई काउंट माने गिनना, लेस माने जिसमें गिनती ना लागू हो, अनगिनत। ह्यूमन स्टोरीज, मानवीय कहानियों का। और स्टोरी ज्यादा सही होता कि स्टोरीज? भाई अगर एक स्टोरी होती तो स्टोरी लिखते ना, यहां पे अनगिनत स्टोरी की बात कर रहा है। तो अनगिनत जब माने कई कहानियां हो गई तो भाव के हिसाब से ये नाउन अपने आप प्लूरल हो जाना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको आइडेंटिफाई करते चलना है पढ़ते समय। मास्क काउंटलेस ह्यूमन स्टोरीज, अनगिनत मानवीय कहानियों को छिपाते हैं ये चौंकाने वाले आंकड़े। मार्क बाई, ये क्या चीज है? फिर डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। मैंने बताया हुआ है कि देखिए कहीं पर भी वर्ब आ रही है उसके साथ बाई करके कोई नाउन लिखा हुआ है तो क्या होगा? ये वर्ब किस फॉर्म में होगी? थर्ड फॉर्म में। और किसकी तरह कार्य करेगी? अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसके साथ तो एडजेक्टिव की तरह कार्य करेगी। यहां देखिए मार्क वर्ब है, मार्क नाउन भी होता है लेकिन वर्ब की तरह यहां यूज हुआ है। और वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसके बाद बाई लिख करके नाउन लिखा हुआ है, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। और विदाउट हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये ग्रामर में क्या हो गई? ग्रामर की भाषा में पास्ट पार्टिसिपल। रोज एक दो बार आ रही है, डेली मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, रटा दूंगा आपको, एकदम चीजों को समझ जाएंगे, बस उसको आइडेंटिफाई करते चलिए। पास्ट पार्टिसिपल है और पास्ट पार्टिसिपल आप जानते हैं किस रूप में काम करता है? एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। और अगर एडजेक्टिव है तो किसके लिए आएगा? आपको पता होना चाहिए भाई एडजेक्टिव है, ऐसे नहीं आ रहा है। आप भले किसी की बारात में बिना बुलाए चले जाएं और खाना खा के वहां से चले आए, लेकिन यहां पे अगर कोई वर्ड आ रहा है तो उसका अपना एक मीनिंग होगा, वो किसी भी किसी के लिए जरूर आएगा। और ये जो मार्क शब्द है वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव है तो नाउन के लिए आ रहा है। कौन से नाउन के लिए आ रहा है? भाई जिसके लिए आएगा उसके आसपास लिखा जाएगा। यहां पे ह्यूमन स्टोरीज के लिए आ रहा है, उसके पास में लिखा हुआ है कि मानवीय कहानियां, मार्क जो कि चिन्हित है, विशेषीकृत है, मार्क मतलब कैटेगराइज, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, जो कि कैटेगराइज्ड है बाय लॉस एंड शैटर्ड ड्रीम्स। लॉस माने खो चुके एंड शैटर्ड माने ब्रेक, ब्रेक का सिनोनिम शैटर है, शैटर वर्ब है। देखिए यहां पर भी वर्ब से एडजेक्टिव बनाया गया है, ड्रीम नाउन है, शैटर वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म शैटर्ड लिखा हुआ है। शैटर्ड ड्रीम्स, बिखरे हुए सपने, टूटे हुए सपने। तो ध्यान रखिएगा ब्रोकन ड्रीम्स नहीं लिखा हुआ है, शैटर्ड ड्रीम्स लिखा हुआ है। तो ये शब्दों के यूज को भी समझिएगा, ज्यादातर हम लोग यूज करते हैं शैटर्ड ड्रीम का प्रयोग। तो शैटर माने बिखर जाना। तो यहां सेंटेंस निकला है कि जो कि विशेषीकृत है नुकसान और या खोए हुए और बिखरे हुए सपनों के द्वारा। यहां पे शैटर्ड भी हमारी पास्ट पार्टिसिपल है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, नाउन ड्रीम की विशेषता बता रही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ये मीनिंग है, सारी मीनिंग मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी है।
कोई ऐसी मीनिंग नहीं है जिसको मैं हिंदी में और उसका सेंस आपके साथ मैंने डिस्कस ना किया हो। देख लीजिए, सेटल्ड लिखा हुआ है, फोर्सबली सेपरेटेड इनटू मैनी पीसेस, कई भागों में बांट देना। ब्रोकन, फ्रैक्चर्ड सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके, ठीक लिखा हुआ है। वर्ल्ड वाइड, स्टैगरिंग चौंकाने वाला, ये देखिए मैंने बताया था आपको, एस्टोनिशिंग चौंकाने वाला लिखा हुआ है। काउंटलेस अनगिनत, ये देखिए मैनी न्यूमरस इसका सिनोनिम्स है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में पैसेज के। दिस डे, यह दिन, अब देखिए दिस दोज के साथ आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन दिस और दैट के साथ आने वाला नाउन कैसा होगा, सिंगुलर होगा। और ये सिंगुलर नाउन डे आपका यहाँ पे लिखा हुआ है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब इज भी लिखी हुई है, सही लिखा हुआ है। दिस डे इज ए रिमाइंडर ऑफ, रिमाइंड वर्ब है, उसमें ईआर जोड़ के नाउन बनाया गया है, ये भी तरीका है। रिमाइंड आपकी वर्ब हो गई, रिमाइंड करना माने कहते नहीं कि मुझे रिमाइंड करा देना, यानी मुझे याद दिला देना, किसी चीज को याद दिलाना, कोई चीज जो आपको करनी थी, कोई काम जो आप भूल गए, रिमाइंडर कहलाएगा। तो दिस डे इज ए रिमाइंडर, ये दिन एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला है। किस चीज को, रिमाइंडर ऑफ, किस चीज का रिमाइंडर है, रिमाइंडर को जोड़ रहा है ऑफ लगा के। अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर देखिए नाउन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी माने जिम्मेदारी, और कैसी जिम्मेदारी, कलेक्टिव, तो ये नाउन हो गया और इसके पहले ये विशेषता बताने वाला शब्द इसका क्या हो गया, एडजेक्टिव, कलेक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। हमारा, और माने हमारी, कलेक्ट से बना हुआ है, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, कलेक्शन उसी से बना हुआ नाउन है, और उसी कलेक्ट से बना हुआ कलेक्टिव आपका एडजेक्टिव है। तो हर चीज अप्लाई करना है, कहां वही शब्द एक ही तरह नाउन और वर्ब दोनों तरह काम कर रहा था। मास्क आपने देखा, कहां आपने देखा रिमाइंड वर्ब है, नाउन बनाना है तो रिमाइंड नहीं होगा, रिमाइंडर हो गया। आप यहां कलेक्ट में देख रहे हैं कि कलेक्ट वर्ब है, नाउन बनाना होगा, कलेक्शन हो जाएगा, एडजेक्टिव बनाना होगा, कलेक्टिव हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट इंग्लिश में है। अवर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी सामूहिक जिम्मेदारी एज ग्लोबल सिटीजन, ग्लोबल सिटीजन के रूप में। और कोई क्या है ये, मैंने डिस्कस किया था ना, कंजंक्शन तो है नहीं, कंजंक्शन होता तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होता, यहाँ एक नाउन को जोड़ रहा है, तो नाउन को जोड़ रहा है तो प्रीपोजिशन होगा, और हिंदी निकल भी रही है के रूप में। एज ग्लोबल सिटीजन, वैश्विक नागरिकों के रूप में, यहाँ एज प्रीपोजिशन है। अब इसको आइडेंटिफाई करते चलिएगा, 4-6 बार जहां आपके सामने आएगा अपने आप समझ जाएंगे इसको। एंड और अ कॉल फॉर, अब देखिए कॉल जैसे है, CALL, काल वर्ब भी होती है, काल माने किसी को पुकारना, लेकिन यहां पर अ काल लिखा हुआ, आगे फॉर लिख दिया गया, प्रीपोजिशन है, इसका मतलब ये चीज ब्रेक हो गई। अब ये आर्टिकल ए आगे की चीजों के लिए थोड़ी आ रहा है, इसी के लिए आ रहा है, और इसी के लिए आ रहा है। तो यहां पे जो काल शब्द है वो वर्ब की तरह नहीं बल्कि किसकी तरह आ रहा है, नाउन की तरह। तो इस तरह से भी हम पहचानते हैं, कभी कभी दूसरे भी हमारा परिचय दे देते हैं। आर्टिकल ए ने आपको बताया कि भाई आगे जो आप काल देख रहे हैं वो वर्ब नहीं है, क्योंकि मैं वर्ब के साथ नहीं नाउन के साथ आता हूं। तो आपने आइडेंटिफाई किया कि भाई यहां काल जो है वो क्या है, नाउन है। अ कॉल फॉर, काल माने किसी चीज के लिए कॉल करना, वही सेंस है, किसी चीज के लिए पुकार, लोगों को जोश दिलाना कि भाई ये काम करना है। ए कॉल फॉर, किसके लिए कॉल है, इंगेजमेंट एंड एम्पैथी। इंगेजमेंट माने किसी चीज में इंगेज होना, किसी चीज में, किसी को फोन मिलाया, फोन इंगेज जा रहा है, इसका मतलब वो बिजी है कहीं पे, तभी तो इंगेज जा रहा। तो इंगेज वर्ब है, उससे बना हुआ नाउन है इंगेजमेंट। तो इंगेज माने व्यस्त होना, यानी किसी कार्य में लिप्त होना, किसी कार्य में लगे रहना, और इंगेज से आपका इंगेजमेंट नाउन बनेगा, यानी लिप्त या संलिप्त। तो अ कॉल फॉर, ये किस चीज की मांग है, इंगेजमेंट माने कि अब आप सक्रिय होइए, लग जाइए किसी काम में। एंड एम्पैथी, क्या होता है एम्पैथी माने, एम्पैथी का मतलब ऐसी क्वालिटी जिसमें, या ऐसी विशेषता आपकी जिसमें आप दूसरे की कष्ट और समस्याओं को समझते हैं, एम्पैथी कहलाएगा। माने दूसरे की फीलिंग को समझना। आप दो लोग एक रूम में रह रहे हैं, आपके रूम पार्टनर को फीवर है, आपने कहा भाई तुम परेशान हो, तुम्हारा भी खाना मैं बना दूंगा, झाड़ू पोछा भी रूम का मैं कर दूंगा। ये क्या हुआ, आप उसकी फीलिंग को, उसकी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एम्पैथी। माने दूसरे की फीलिंग को समझना। तो चीजों को रिलेट करिए, और ऐसी किसी चीजों को नहीं, किसी दूसरे का एग्जाम्पल सुन के मत रिलेट करिए, अपने दैनिक जीवन के एग्जाम्पल को रिलेट करिए। क्यों, क्योंकि जब आप अपने दैनिक जीवन के एग्जाम्पल को रिलेट करेंगे तो वो चीजें आपके माइंड में ज्यादा लंबे समय तक बनी रहेंगी। चलिए,
एंड ए कॉल फॉर एंगेजमेंट, ये कॉल है एंगेजमेंट की और एम्पैथी की कि अब हमें सक्रिय होना चाहिए और दूसरों के प्रति हमें संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इट इज अ डे, ये दिन है। टू प्रमोट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कई बार हमने बताया है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? इन्फिनिटिव होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब है। इट इज डे, ये दिन है। टू प्रमोट, प्रमोट करने का, या यही समय है। यहां अ डे का मतलब ये नहीं कि एक दिन के लिए कह रहा है। इट इज अ डे माने यही समय है, फीलिंग भी समझना चाहिए कई बार। इट इज अ डे, यही दिन है या यही समय है। किस चीज का? टू प्रमोट, प्रमोट करने के लिए। किस चीज को आप प्रमोट करेंगे? सॉलिडेरिटी। क्या सेंस होता है? सॉलिड से बना हुआ है। सॉलिड माने अलग अलग चीजें, सॉलिड में क्या होता है, ठोस में क्या होता है, अलग अलग कणु आपस में मिलकर जुड़ जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो उसी सॉलिड से सॉलिडिटी बना हुआ है। अलग अलग, जैसे आप देखते होंगे बीजेपी के खिलाफ विपक्षी जो नेता हैं वो आपस में मीटिंग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, मिलजुल रहे हैं, ताकि आगे आने वाले 2024 के चुनाव में हराया जा सके। तो वो विपक्षी दलों के नेता आपस में जब मंच पे आएंगे तो क्या करेंगे? सॉलिडेरिटी दिखाएंगे, एकता, एकजुटता दिखाएंगे। भले उनमें आंतरिक विरोध हो, लेकिन हमारे आपके सामने प्रेस में, मीडिया में सॉलिडेरिटी शो करने की कोशिश करेंगे, एकजुटता दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सॉलिडेरिटी सॉलिड से बना है, एकजुटता। तो हमें प्रमोट करना है एकजुटता को। तो यही समय है एकजुटता को प्रमोट करने का। टू रिफ्लेक्ट ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ वेलकमिंग रिफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन इनटू आवर कम्युनिटीज। देखते हैं, यही समय है कि हम सॉलिडेरिटी को प्रमोट करें और क्या करें? टू रिफ्लेक्ट ऑन। देखिए रिफ्लेक्ट नहीं है, रिफ्लेक्ट ऑन है, फ्रेजल वर्ब है। इंग्लिश में यही समझना है कौन सा शब्द कब किस तरह से आ जाए। टू थिंक क्या मतलब होता है रिफ्लेक्ट ऑन का? टू थिंक केयरफुली एंड डीपली, किसी चीज के बारे में सावधानी पूर्वक और गंभीरता पूर्वक सोचना। क्या करना है आगे, कौन सी विंग चूज की जाए, एसएससी की तैयारी की जाए कि रेलवे में किया जाए कि कुछ और तैयारी की जाए। रिफ्लेक्ट ऑन, रिफ्लेक्ट ऑन माने थिंक केयरफुली एंड डीपली, माने सावधानी पूर्वक और गंभीरता पूर्वक सोचिए, आपका पूरा कैरियर उस पर डिपेंड है। तो रिफ्लेक्ट अलग है, रिफ्लेक्ट माने किसी चीज को प्रदर्शित करना, किसी चीज को हमारे सामने लाना, लेकिन रिफ्लेक्ट ऑन यहां लिखा है, फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी चीज के बारे में गहराई पूर्वक सोचना। तो यही समय है कि हम एकजुटता को प्रमोट करें। टू रिफ्लेक्ट ऑन, और गंभीरता पूर्वक सोचें किसके बारे में? द इंपॉर्टेंस ऑफ, महत्व के बारे में। किस चीज का महत्व? ऑफ वेलकमिंग। अब देखिए वेलकम जो शब्द है वर्ब भी है, नाउन भी है, यहां वर्ब की तरह यूज हुआ है। कैसे पता चला? प्रीपोजिशन ऑफ लिखा हुआ है, और हमें पता है कि जब हम वर्ब के बाद, प्रीपोजिशन के बाद वर्ब लिखते हैं तो आईएनजी लगाते हैं उसमें। मैंने कई बार इसको डिस्कस किया है, एक बार फिर से लिख दे रहा हूं, और तब तक लिखता रहूंगा जब तक आप कहेंगे नहीं कि अब बस अब करिए, अब समझ में आ गया है। प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो ये ऑफ प्रीपोजिशन है, उसके आगे आईएनजी लगा हुआ है, ठीक लिखा हुआ है कि किसके महत्व पे विचार करना होगा? ऑफ वेलकमिंग, स्वागत करने के। किसका स्वागत करना है भाई? रिफ्यूजीज माने शरणार्थियों का, एंड डिस्प्लेस्ड पर्सन, और पर्सन माने व्यक्ति, डिस्प्लेस वर्ब है, उसकी थर्ड फॉर्म लिखी गई है, और नाउन के पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आ रही है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई गई है तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, अभी पीछे भी बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं, क्या हो जाएगी? पास्ट पार्टिसिपल, और एडजेक्टिव की तरह काम करेगी। नाउन की विशेषता बताएगी, पर्सन आपका नाउन है, उसकी विशेषता डिस्प्लेस्ड बता रहा है। पर्सन माने व्यक्ति, डिस्प्लेस माने विस्थापित। तो हमें स्वागत करना है, स्वागत करने के महत्व पे गंभीरता पूर्वक विचार करना है। किसका स्वागत? शरणार्थियों का और विस्थापित लोगों का, इनटू आवर कम्युनिटीज, हमारे समुदायों में। आगे चलते हैं यहां पे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगले पॉइंट में, और ये देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिटीजन एंगेजमेंट, एम्पैथी लिखा हुआ है। द फीलिंग दैट यू अंडरस्टैंड एंड शेयर अनदर पर्सन्स एक्सपीरियंस एंड इमोशंस, माने दूसरों की भावनाओं को भी आप समझते हैं। सॉलिडेरिटी, ए फीलिंग ऑफ यूनिटी, मैंने डिस्कस कर दिया, एकजुटता। रिफ्लेक्ट का मीनिंग यहां दिया गया है, किसी चीज को प्रदर्शित करना, टू रिप्रोड्यूस, किसी चीज को प्रदर्शित करना, लेकिन वहां रिफ्लेक्ट नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैंने मीनिंग लिखा है। रिफ्लेक्ट अलग शब्द है, रिफ्लेक्ट ऑन फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब है गंभीरता पूर्वक विचार करना। तो पैराग्राफ में रिफ्लेक्ट का सेंस नहीं है, रिफ्लेक्ट ऑन लिखा हुआ है, उसका सेंस है, वो मीनिंग मैंने वहां पे आपको बताई है। कम्युनिटीज, समुदाय आप जान रहे हैं।
आगे चलिए, लिखा हुआ है ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, वैश्विक संघर्ष, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स वैश्विक संघर्ष, विच आपका जो ये जिसने का मीनिंग निकल रहा है रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आगे बढ़े तो वर्ब आ गई। क्या कहता है ग्रामर का कॉन्सेप्ट? ग्रामर का कॉन्सेप्ट फिर से वही आपके सामने कई बार डिस्कस कर दिया है कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है और उसके बाद वर्ब आ रही है। दो कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, रिलेटिव प्रोनाउन ऐसे नहीं आएगा, अपने साथ वर्ब इत्यादि को भी लेके आएगा, यानी क्लॉज के रूप में आता है। नंबर पहला पॉइंट आपने क्या सीखा कि रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में अकेले कभी नहीं आएगा, जब भी आएगा क्लॉज के रूप में आएगा, अकेले आ ही नहीं सकता, इसके साथ एक क्लॉज जरूर लिखी होगी, और क्लॉज होगी तो वर्ब होगी, उसमें जरूर आगे वर्ब लिखी होगी। नंबर पहला पॉइंट। दूसरा, रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आएगा, नंबर एक पॉइंट। और नंबर दूसरा पॉइंट, अगर उसके बाद वर्ब लिखी हुई है तो वो वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से आनी चाहिए, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन उसका सब्जेक्ट है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन यहां नौकर है, दास है, गुलाम है, किसका? इस नाउन का, तो इस नाउन के हिसाब से ये वर्ब आएगी। ध्यान दीजिएगा, बार बार इस चीज को बता रहा हूं। 3 पॉइंट यहां डिस्कस कर दिए मैंने। रिलेटिव प्रोनाउन अकेले नहीं आएगा, क्लॉज के रूप में आएगा। चलिए सीख गए कि अकेले नहीं आएगा, क्लॉज के रूप में आएगा। दूसरी चीज सीखे कि भाई रिलेटिव प्रोनाउन आता है तो किसी नाउन यानी पूरी क्लॉज जो है इसका, उसका पूरा परिवार जो है जिसको वो लेके आया है, वो सब लोग अधीनता स्वीकार करेंगे किसी नाउन की जिसकी विशेषता बता रहे होंगे। और तीसरा, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब है तो वो वर्ब आनी चाहिए रिलेटिव प्रोनाउन के हिसाब से, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउन आगे भेजेगा कि भाई हमारा जो नाउन है उसके हिसाब से वर्ब का प्रयोग किया जाए। तो वापस चलते हैं सेंटेंस में, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। विच रिलेटिव प्रोनाउन है, और इसके बाद ये जो वर्ब आ रही है ये आ रही है रिलेटिव प्रोनाउन विच के हिसाब से, लेकिन विच किसके अधीन है? ये उस नाउन के अधीन है जो उसके पहले लिखा हुआ है, और इसके हिसाब से ही ये आएगा। ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट प्लूरल वर्ड है, और प्लूरल के हिसाब से देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी गई है। एग्जामिनर क्या करेगा? एसएससी यहीं पे इंक्लूड में यस लगा देगी, इंक्लूड्स लिख देगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट की समझ है तो आप तुरंत इसकी एरर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। चलिए, वैश्विक संघर्ष जो शामिल करता है, किसको शामिल करता है? द ऑनगोइंग वॉर्स। ऑनगोइंग माने चलने वाला। ये क्लास आपकी कैसी है? चल रही है, रुकी नहीं है। ऑनगोइंग क्लास, ऑनगोइंग माने जारी रहने वाला। द ऑनगोइंग वॉर्स, जारी रहने वाले युद्ध। कहां कहां? यूक्रेन में, म्यांमार में एंड सूडान में। एमंग अदर्स, और अन्य जगहों पर, अन्य जगहों के बीच में। देखिए एमंग का यूज किया गया है। आप जानते हैं बिटवीन का प्रयोग दो चीजों के लिए, और दो से ज्यादा अगर हैं तो हम एमंग का प्रयोग करेंगे। तो यहां एमंग लिखा है, इसका मतलब दो से अधिक चीजें हैं, अन्य लोगों के बीच में। एंड और द प्रोट्रैक्टेड सिचुएशंस। प्रोट्रैक्टेड अच्छा वर्ड है, सिनोनिम्स में मिल सकता है, आया भी होगा। प्रोट्रैक्ट वर्ब है, उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म से प्रोट्रैक्टेड बनाया गया है। इसका सिनोनिम्स मीनिंग क्या होगा? प्रोलॉन्ग्ड। और इसको आप एक शब्द से जोड़िए, डिले से। किससे जोड़िए तो ज्यादा अच्छे से याद कर पाएंगे। प्रोट्रैक्टेड डिले या प्रोलॉन्ग्ड डिले, ये क्या सेंस होता है? मोर देन यूजुअल। मोर देन यूजुअल माने सामान्यतया किसी चीज में जो समय लगता है उससे ज्यादा लग जाए। आप किसी का इंतजार कर रहे हैं, अपेक्षा कर रहे हैं 10-20 मिनट में मुलाकात हो जाएगी, 1 घंटा लग गया, प्रोट्रैक्टेड हो गया, प्रोलॉन्ग हो गया, ज्यादा समय लग गया। मेरी क्लास नॉर्मली 1 घंटे, सवा घंटे चलती है, किसी दिन मैंने डिस्कस करते करते 2 घंटे घसीट दिया, आपने कहा सर बहुत ज्यादा हो गया, प्रोलॉन्ग हो गई है। तो प्रोट्रैक्ट माने मोर देन यूजुअल, जितना सामान्यतः किसी चीज में समय लगता है उससे अधिक समय लगे, उस भाव में या सेंस में हम लोग प्रोट्रैक्टेड या प्रोलॉन्ग का प्रयोग करते हैं। तो सेंटेंस लिखा है द प्रोट्रैक्टेड सिचुएशन ऐसी इन अफगानिस्तान एंड सोमालिया। तो देखिए जितना कनेक्टेड वर्ड है वो लेंगे। द प्रोट्रैक्टेड सिचुएशन इन अफगानिस्तान एंड सोमालिया, यानी सोमालिया और अफगानिस्तान में प्रोट्रैक्टेड सिचुएशन माने जो स्थिति है वो क्या हो रही, माने जो युद्ध है वो लंबा खिंच रहा है, स्थितियां ज्यादा लंबे समय तक बिगड़ रही हैं। इतना कल्पना अमेरिका ने भी नहीं किया था कि अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था स्थापित करने में इतना ज्यादा समय लग जाएगा। प्रोट्रैक्टेड हो गई है चीजें, तो वही कह रहा है प्रोट्रैक्टेड सिचुएशन माने ऐसी स्थिति जो ज्यादा लंबा खिंच गया है। ये संघर्ष काफी लंबा हो गया है अफगानिस्तान और सोमालिया में।
प्रेजेंट उपस्थित करता है, क्या उपस्थित करता है भाई? एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। ये 2 बार लिखा है, एक बार तो काट दीजिए, ये हमारे टाइपिस्ट भी कुछ वो भी अपना दिमाग यूज कर देते हैं, इससे चीजें थोड़ा गलत हो जाती है, इसको पहले हटा देना। अब देखते हैं, प्रेजेंट पेश करती है, क्या पेश करती है? एन अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। एक प्रेसिडेंटेड का मतलब जिसके बारे में पहले से कल्पना की गई है या जिसका आकलन किया गया है। अनप्रेसिडेंटेड माने जिसकी अकल्पनीय, माने जिसके बारे में आपने कल्पना नहीं किया था, जिसका आकलन नहीं किया था। अमेरिका ने मान लीजिए अफगानिस्तान में पैर जमाया, हमला किया या सोचा कि भाई इतने दिन में हम इसको जीत लेंगे या इतने दिन में चीजें कंट्रोल में आ जाएंगी, लेकिन जब जितना लंबा चीजें चली और स्थितियां जिस तरीके से बिगड़ी, तो ये इसकी कल्पना अमेरिका ने नहीं की थी। ये क्या हो गया? अनप्रेसिडेंटेड। तो ये चैलेंज कैसा है? ये चुनौती कैसी है? ये ऐसी चुनौती है जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। तो जिस चीज की कल्पना नहीं की गई हो, जिसका आकलन ना किया गया हो, उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? अनप्रेसिडेंटेड। तो ये प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है? एक अकाल्पनिक चुनौती, माने एक ऐसी चुनौती जिसका हम आकलन नहीं किया था हमने। यहां पे जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये प्रेजेंट क्या है? आई एम प्रेजेंट एडजेक्टिव है, मैं उपस्थित हूं। स्टूडेंट प्रेजेंट इन द क्लास, स्टूडेंट जो कि क्लास में प्रेजेंट थे, वो भी आपका एडजेक्टिव है। यहां पे प्रेजेंट क्या है? वर्ब। वर्ब की तरह आ रहा, मैं आपको बता रहा हूं, सोचिए, मैंने बता दिया आपको कि ये वर्ब है। अगर ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट कहां है भाई? पता लगाइए जरा, सेंटेंस काफी लंबा है और पता तो लगाना ही है। यही सेंटेंस एग्जाम में पूछ लिया गया, सब्जेक्ट आ गया आपके इरर में आ गया, अब कैसे करेंगे? वहां तो कंफ्यूज हो जाएंगे ना। तो आदत डालना है अभी शुरू से। कहां पे है? शुरू से चलते हैं, शुरू में आते हैं। ये हमारा सबसे पहले सब्जेक्ट एक नाउन लिखा था, इसकी वर्ब होनी चाहिए। कहां है इसकी वर्ब? आप सर ये लिखा तो आपने इंक्लूड, नहीं, ये वर्ब इसकी थोड़ी है, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन की बिरादरी में आई है, रिलेटिव प्रोनाउन के साथ है। दूसरे की वाइफ को अपनी वाइफ नहीं समझ लेना है, अलग है स्थिति। ये जो इंक्लूड वर्ब है वो इस रिलेटिव प्रोनाउन की है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वर्ब नहीं है। तो अब इसकी वर्ब देखते हैं जरा हम लोग। ये विच इंक्लूड द ऑनगोइंग वॉर्स इन यूक्रेन, म्यांमार, सूडान एमंग अदर्स एंड द प्रोटेक्टेड सिचुएशन, प्रोटेक्टेड एडजेक्टिव की तरह था, इन अफगानिस्तान एंड सोमालिया। यहां तक कहीं भी वर्ब नहीं लिखी हुई है, ये जाके वर्ब लिखी गई है। यानी जो ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट है सब्जेक्ट, उसकी वर्ब यहां प्रेजेंट लिखी गई है। प्लूरल वर्ड है और प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ये कैसा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। पहले भी मैंने बताया है, नॉर्मली हम सब्जेक्ट लिखते हैं और वर्ब लिखते हैं, लेकिन कई बार सब्जेक्ट के बाद उसकी विशेषता बताने के लिए फ्रेज लिखते हैं, तब जाके इस सब्जेक्ट की वर्ब आती है। और कई बार आपने सब्जेक्ट लिखा, फिर एक क्लॉज लिख दिया और क्लॉज के बाद फिर आपने वर्ब का यूज किया, तो ऐसे में काफी लंबा गैप हो जाएगा बीच में। लेकिन ये वर्ब इसी सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। क्लॉज अगर है तो क्लॉज में भी आप जानते हैं कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होता है, या रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर होता है। यहां पे ये रिलेटिव प्रोनाउन प्लस वर्ब का स्ट्रक्चर है। तो इस सेंटेंस को समराइज करते हैं अगर, तो हम देख पाते हैं कि ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट आपका सब्जेक्ट है, उसके बाद विच से लेकर, अलग सा पेन ले रहा हूं, उसके बाद विच से लेकर के ये यहां से रिलेटिव प्रोनाउन क्लॉज शुरू हुई है, आरपी क्लॉज, ये लिख दे रहा हूं, ये आरपी क्लॉज है, ये विच से शुरू होकर के सोमालिया तक यहां पे आके खत्म होती है। और फिर उसके बाद ये जो सब्जेक्ट लिखा है, इसकी वर्ब यहां लिखी गई है, प्रेजेंट प्लूरल के साथ आई हुई है, यहां पे वर्ब के रूप में है। तो ये चीज समझनी है, प्रेजेंट एंड अनप्रेसिडेंटेड चैलेंज। आगे चलते हैं, लिखा हुआ दीज क्राइसिस, दीज प्लूरल शब्द है, सॉरी दीज के साथ आने वाला नाउन प्लूरल होता है, क्राइसिस, क्राइसिस का प्लूरल है। ये संकट, एक्सटेंड टू, एक्सटेंड के साथ प्रीपोजिशन क्या लेते हैं? टू। दीज क्राइसिस, ये संकट, ये समस्याएं, एक्सटेंड टू, एक्सटेंड माने विस्तारित होना, कोई चीज आगे बढ़ जाना, ये संकट विस्तारित होते हैं। एक्सटेंड के साथ प्रीपोजिशन टू अंडरलाइन कर लीजिएगा भाई। दीज क्राइसिस एक्सटेंड टू, ये संकट विस्तारित होते हैं, अवर रीजन, हमारे क्षेत्र तक, वेयर, जहां पर मैनी इंडिविजुअल, कई लोग, हैव बीन अपरूटेड, ये देखिए रूट से बना है, रूट नाउन भी है
और वर्ब भी है। तो रूट नाउन की तरह लेंगे, रूट माने जड़, और वर्ब की तरह लेंगे तो रूट माने जड़ जमाना या जड़ जमा हुआ होना। और अब रूट, अप माने ऊपर और रूट माने जड़, किसी चीज की जड़ को आपने ऊपर निकाल लिया तो यानी जड़ उखाड़ दिया, उसकी पेड़ खत्म हो गया, उसके मूल को आपने समाप्त कर दिया, तो यही तो शब्द है। अपरूट करना माने किसी को उसके मूल स्थान से, जहां का वो मूल व्यक्ति है, वहां से उखाड़ के फेंक देना अपरूट कहलाता है। तो सेंटेंस कह रहा है अवर रीजन, हमारे क्षेत्र, वेयर मैनी इंडिविजुअल हैव बीन अपरूटेड, जहां पर बहुत सारे लोगों को उनके मूल, लिखा ना अपरूटेड फ्रॉम देयर होम्स, उनके घरों से, और देर इसमें लगाया गया है क्योंकि मैनी इंडिविजुअल के लिए आ रहा है, प्लूरल वर्ड है, उसके हिसाब से प्लूरल देर लिखा गया है। बहुत सारे लोगों को उनके मूल निवास स्थान से, उनकी जड़ों से या मूल निवास स्थान से हटा दिया गया है, विस्थापित कर दिया है इस संकट में जो कि अब हमारे क्षेत्र तक फैल रहा है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, मीनिंग सारी लिखी हुई है, मैंने डिस्कस भी की है। इंक्लूड सामिल करना, सिनोनिम्स देख लीजिए आप, इन्वॉल्व है, कंटेन है, शामिल करना, कंटेन माने भी धारण करना। वार्स युद्ध आप जान रहे हैं। प्रोट्रैक्टेड मैंने आपको बता ही दिया था, टू प्रोलॉन्ग इन टाइम और स्पेस माने किसी चीज का लंबा खिंच जाना। ड्रा आउट, इलोंगेट वर्ब के रूप में इसका मीनिंग दिया गया है, किसी चीज को लंबा करना। मैंने आपको सिनोनिम्स एक बताया था एडजेक्टिव के रूप में, प्रोलॉन्ग्ड, ये एडजेक्टिव के रूप में मैंने आपको बताया था, यहाँ पे वर्ब के रूप में लिखा हुआ है। ड्रा आउट या इलोंगेट, तो ध्यान देना है किसी चीज को विस्तारित करना। सिचुएशन सिंपल है, स्थिति। अनप्रेसिडेंटेड, जिसकी कल्पना नहीं की गई, देखिए नॉट नोन और एक्सपीरियंस बिफोर, ऐसी चीज जिसके बारे में आपने पहले अनुभव नहीं किया था या आपको पता नहीं था, अनप्रेसिडेंटेड है। चैलेंज, चुनौती आप जान रहे हैं। सीकर, सीक वर्ब है, सीक माने चाहना और सीक में ईआर लगाएंगे, सीकर हो जाएगा चाहने वाला। और सीक की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म क्या होती है, पहले भी बता चुका हूं, फिर से लिख देता हूं। सीक इंपॉर्टेंट है इसलिए, सीक, सॉर्ट और सॉर्ट। सीक माने चाहना, सॉर्ट उसकी सेकंड फॉर्म, फिर सॉर्ट थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं। क्राइसिस डिस्कस कर चुके हैं, ये प्लूरल है। सिंगुलर इसका देखें, सिंगुलर क्या हो जाएगा, क्राइसिस। SIS होगा, प्लूरल में SES हो जाएगा। एक्सटेंड देखे, टू मेक लॉन्गर, लंबा करना, विस्तारित करना। प्रोलॉन्ग, लेन देन, सिनोनिम्स है इसका। रीजन, क्षेत्र। अपरूटेड लिखा ना, टू ड्रा आउट बाय फोर्स, किसी चीज को जड़ से उखाड़ देना, वही लिखा। एक्सट्रैक्टेड सिनोनिम्स है, जड़ से उखाड़ देना, मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ। आगे आइए, आगे चलते हैं। सैडली, सेंटेंस की शुरुआत में ही सैडली शब्द लिखा हुआ है, सैड से बना हुआ है, एडजेक्टिव है, LY जोड़ दिया गया तो क्या हुआ, एडवर्ब। और ये एडवर्ब सेंटेंस की शुरुआत में आया है, कामा लगा हुआ है। ऐसा भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, क्योंकि एडवर्ब सेंटेंस की भी विशेषता बताता है। भाई एडजेक्टिव केवल नाउन प्रोनाउन के बारे में बताता है, नाउन प्रोनाउन के अलावा पूरे इंग्लिश ग्रामर में कोई वर्ड हो, कोई सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज हो, उसकी विशेषता बताना है तो एक ही आदमी है जो सारे काम कर रहा है और वो है एडवर्ब। तो यहां पे सैडली एडवर्ब है, सेंटेंस की शुरुआत में आया है और कामा लगा के लिखा है, इसका मतलब ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे सेंटेंस पे जोर दे रहा है। सैडली माने दुख पूर्वक भी होता है और अनफॉर्चुनेटली भी होता है, तो लिख लेंगे दुर्भाग्यवश, ये इसका सिनोनिम्स है, अनफॉर्चुनेटली। सैडली दुर्भाग्यवश। साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, सब्जेक्ट हो गया आपका आर। दो चीजें हैं, साउथ और साउथ ईस्ट एशिया, दो चीजें हो गई, इसलिए राइटर ने आर का प्रयोग किया, समझदार लग रहा है। आर नॉट इम्यून टू, इम्यून सिस्टम पढ़ा होगा आपने, इम्यून वही वाला इम्यून है, कंफ्यूज मत होया करिए। हमारे अंदर इम्यून सिस्टम होता है माने प्रतिरोधक क्षमता। क्या हुई प्रतिरोधक क्षमता, जो अगर हमारे बाहर से हमारे ऊपर अन्य चीजों का आक्रमण होगा तो हमारा शरीर उससे हमारा बचाव करेगा, रोकथाम करना या प्रतिरोध करना, तो वही इम्यून है। और इम्यून टू समथिंग होता है, तो ये टू प्रीपोजिशन आपको ध्यान देना है, इम्यून टू। तो आर नॉट इम्यून टू, ये बचे हुए नहीं है, प्रतिरोधक नहीं है, किससे, किसके प्रतिरोधक नहीं है, द चैलेंज माने चुनौती के, कौन सी चुनौती, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो विस्थापन की चुनौती के प्रति ये प्रतिरोधक नहीं है। कौन, दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया, माने ये क्षेत्र भी बचे हुए नहीं हैं। अगर विस्थापन होगा तो ये क्षेत्र बचेंगे नहीं। इम्यून है ऐसा नहीं बोल रहा है, इम्यून नहीं है, मतलब आप अगर इम्यून आपका सिस्टम नहीं है, इसका मतलब आप बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। आगे चलिए, इंडिया इज, सही लिखा हुआ है, इंडिया इज होम टू, होम टू लिखते हैं कि होम ऑफ, दोनों लिखते हैं,
होम टू भी लिखते हैं और होम ऑफ भी लिखते हैं। लेकिन अगर किसी चीज का कोई मूल निवास स्थान है, कोई मूल निवास स्थान अगर किसी चीज का है, कोई चीज कहीं पर मूल रूप में पाई जाती है, तो वहां पे आपको होम ऑफ ही लिखना है, बाकी होम टू भी यूज करते हैं। तो इंडिया इज होम टू, भारत घर है किसका, सन 254 टाइम 0 फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन, भारत किसका है 2.5 लाख फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स। पर्सन्स आपका नाउन हो गया, विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आया डिस्प्लेस्ड, पर्सन माने लोग, डिस्प्लेस्ड माने विस्थापित, और इस डिस्प्लेस के बारे में जो शब्द बता रहा है वो एडवर्ब है। तो सही लिखा हुआ स्ट्रक्चर नाउन के बारे में एडजेक्टिव बताएगा और एडजेक्टिव के बारे में एडवर्ब बताएगा। अब यहाँ पे ये एलवाई जो लगा हुआ है अभी हम हटा दें, फोर्सिबल कर दें तो फोर्सिबल एडजेक्टिव हो जाएगा, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेस्ड के बारे में बताना है, डिस्प्लेस एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की विशेषता एडजेक्टिव से नहीं एडवर्ब से बताते हैं, तो सही लिखा है। तो फोर्सिबली डिस्प्लेस्ड पर्सन माने जो उनको दबाव दे करके, जानबूझ करके, फोर्स के द्वारा जो विस्थापित हुए हैं ऐसे लोग। विथ वीमेन एंड चिल्ड्रन, जिसमें कि महिलाएं हैं और बच्चे हैं। कॉन्स्टिट्यूटिंग, कॉन्स्टिट्यूटिंग का मतलब कंप्राइज, शामिल करना, इसमें कि शामिल है। कंसिस्ट ऑफ सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, कॉन्स्टिट्यूट का सिनोनिम्स यहां लिख लेते हैं। कंसिस्ट ऑफ, तो ध्यान देने वाली बात है कॉन्स्टिट्यूट के साथ ऑफ नहीं लगा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूट के साथ ऑफ नहीं आया है, लेकिन कंसिस्ट के साथ ऑफ आएगा। आपके सर आगे ऑफ लिखा तो है, अरे ऑफ जो लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूट के साथ नहीं लिखा है, ऑफ के साथ लिखा है, वो एक अलग की चीज है। कॉन्स्टिट्यूटिंग महिलाएं और बच्चे जो कि शामिल, जिसमें कि शामिल हैं, क्या शामिल है, कॉन्स्टिट्यूट माने शामिल करना, चीजों को जब कई अलग अलग चीजों को मिला के बना होना या शामिल होना होता है तो इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूट कहलाता है। कॉन्स्टिट्यूटिंग जिसमें कि शामिल है या जो शामिल करता है, किसको शामिल करता है अपने आप में, हाफ ऑफ दैट पॉपुलेशन, उस जनसंख्या के आधे को, जनसंख्या के आधे को अपने आप में शामिल करता है। इंडिया कॉन्टिन्यूज, इंडिया सब्जेक्ट है, कॉन्टिन्यूज वर्ब है, सही लिखा हुआ है। इंडिया कॉन्टिन्यूज टू ग्रेसियसली होस्ट एंड असिस्ट। अब देखिए कॉन्टिन्यूज के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये दो इन्फिनेटिव है जोड़ी गई है, इसका भी रूल देखते हैं। अगर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दो इन्फिनेटिव को आप एंड से या और से, अगर दो इन्फिनेटिव हैं उनको हम एंड या और से जोड़ते हैं, तो क्या दोनों के साथ टू लिखेंगे? नहीं, पहले वाले के साथ टू लिखा जाएगा, दूसरे वाले के साथ टू नहीं लिखते हैं। अगर लिख रहे हैं तो गलत है, इस बात को समझना है। तो इस सेंटेंस को यहां अप्लाई करते हैं, देखिए ये जो टू लिखा हुआ है टू होस्ट एंड टू असिस्ट है, लेकिन चूंकि दो इन्फिनेटिव एंड से जोड़ी जा रही है तो टू का प्रयोग पहली वाली इन्फिनेटिव के साथ होगा, बाद वाली के साथ हम टू नहीं लगाएंगे। तो राइटर ने ग्रामर के रूल को फॉलो किया है, यहाँ पे सही लिखा हुआ है। तो फिर ये ग्रेसियसली क्या है? एडवर्ब है भाई। एडवर्ब किसके लिए आता है? वर्ब के लिए। इन्फिनेटिव भी वर्ब का ही एक पार्ट है, आगे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो नॉन फाइनाइट वर्ब है लेकिन है वर्ब का पार्ट। तो ये जो ग्रेसियसली शब्द है ये होस्ट के लिए आ रहा है, ये वर्ब का फॉर्मेट है, वर्ब के लिए एडवर्ब का प्रयोग करते हैं, सही लिखा हुआ है। भारत कॉन्टिन्यूज माने लगातार, टू ग्रेसियसली मतलब ये जो ग्रेसियसली है ये इसके होस्ट के लिए है, और टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का स्ट्रक्चर ये इन्फिनेटिव का है। ग्रेसियसली माने बड़ी ही उदारता के साथ, होस्ट करना माने जिसे गेस्ट और होस्ट दो लोग होते हैं, गेस्ट माने मेहमान, होस्ट वो व्यक्ति हुआ जिसके घर में मेहमान आया है। तो भारत लोगों को होस्ट कर रहा है, माने जो रिफ्यूजी हैं, जो दूसरे देशों से या दूसरी जगह से विस्थापित व्यक्ति हैं, उनको अपने यहाँ बुलाता है। एंड असिस्ट और मदद कर रहा है किसकी? और बड़ी ही उदारता के साथ, ग्रेस के साथ रिफ्यूजीज माने शरणार्थियों को होस्ट करता है और उनकी सहायता करता है। एंड और एसाइलम सीकर्स, एसाइलम माने क्या हुआ? शरण स्थल, शरण स्थल को हम लोग एसाइलम कहते हैं। तो भाई जो रिफ्यूजी है जिसका घर बार उजड़ गया है वो कहीं न कहीं शरण लेना चाहेगा कि जाए कहीं पे रुके, खाना पीना अपना उसका रहना सहना कुछ काम करे, तो जहां पे रुकेगा रहेगा एसाइलम कहलाएगा, शरण स्थल। एंड एसाइलम सीकर्स, और शरण स्थल ढूंढने वाले लोग, सीक पीछे आ चुका है, सीक माने चाहना, उसी से बना हुआ सीकर है।
शरण ढूंढने वाले लोग विद इन इट्स टेरिटरी, इसके अपने क्षेत्र में। तो भारत लगातार बहुत ही उदारता के साथ अपने सीमा क्षेत्र के अंतर्गत शरण चाहने वालों को और जो रिफ्यूजीज हैं उनको होस्ट कर रहा है और असिस्ट कर रहा है, और डैश लगा दिया गया, यानी इसी चीज के बारे में राइटर कह रहा है कि ये जो पूरी बात है ए टेस्टामेंट टू समथिंग होता है। ये टू प्रीपोजिशन टेस्टामेंट के साथ अंडरलाइन कर लीजिएगा। टेस्टामेंट टू समथिंग माने किसी चीज का प्रमाण होना, टेस्टामेंट माने प्रमाण। ए टेस्टामेंट प्रूफ सिनोनिम्स हो जाएगा इसका। ए टेस्टामेंट टू आवर, ये एक प्रमाण है हमारी शेयर्ड ह्यूमैनिटी माने साझी मानवता का। क्या हुआ शेयर्ड ह्यूमैनिटी माने? भाई शेयर्ड विजन होता है, माने ऐसा विजन जो सभी लोगों का एक है। शेयर्ड ह्यूमैनिटी माने हमारे लिए मानव कोई एक नहीं है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना लेकर के भारत चल रहा है। तो वही भाव है शेयर्ड ह्यूमैनिटी माने वसुधैव कुटुंबकम, माने सभी मानवों को एक जैसी नजर से देखना। ए टेस्टामेंट टू आवर शेयर्ड ह्यूमैनिटी, हमारी साझा मानवता का एक प्रमाण है। वी थैंक, हम धन्यवाद देते हैं द गवर्नमेंट, सरकार को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार को। और थैंक फॉर समथिंग होता है, सही लिखा हुआ है, थैंक फॉर समथिंग, ठीक लिखा है। वी थैंक, ये जो फॉर प्रीपोजिशन है ये थैंक के हिसाब से है। और थैंक समबडी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं है, तो थैंक समबडी फॉर समथिंग। कंस्ट्रक्शन इसको कहीं लिख लेते हैं, हमें ऐसे ऑब्जर्व करते चलना है, थैंक समबडी फॉर समथिंग। तो हम धन्यवाद देते हैं भारत सरकार का फॉर इट्स, यहां इट प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है? भारत सरकार के लिए। एक एंटिटी है, नॉन लिविंग में देख रहे हैं इसलिए इट लगाया है। फॉर इट्स स्टीडफास्ट, स्टीडफास्ट का मतलब क्या होता है? लगातार अगर आप अपने लक्ष्य में, अपने उद्देश्य में बने हुए हैं, एसएससी की तैयारी में आप आए, इधर उधर बिल्कुल भी भटकाव नहीं है, सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंक हुआ, चपरासी हुआ, एमटीएस, रेलवे, कहीं नहीं देख रहे हैं, एक ही काम में निरंतर लगे हुए हैं, स्टीडफास्ट हो जाएगा। तो फॉर इट्स स्टीडफास्ट सपोर्ट, इसके निरंतर समर्थन के लिए, इन जनरसली होस्टिंग रिफ्यूजीज। अब देखिए इन किसमें, रिफ्यूजीज आपका नाउन हो गया, रिफ्यूजीज के पहले होस्टिंग वर्ब है, और जनरसली उसके पहले आ रहा है एडजेक्टिव के रूप में। तो इन जनरसली माने उदारता पूर्वक, होस्ट करना माने लोगों को अपने यहां शरण देना या लोगों का आतिथ्य स्वीकार करना, रिफ्यूजीज माने शरणार्थियों को। थ्रू आउट माने फॉर एक टाइम पीरियड के दौरान, एक किसी घटना या किसी समय अवधि के दौरान, उसका मीनिंग इंग्लिश में थ्रू आउट कहलाता है। प्रीपोजिशन है थ्रू आउट माने के दौरान, किसके दौरान? इट्स हिस्ट्री, अपने इतिहास के दौरान। यहाँ पे इट्स शब्द इंडिया के लिए आ रहा है, तो सही लिखा हुआ है, उसके नॉन लिविंग के रूप में देखा जा रहा है, तो इट का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके पूरे इतिहास के दौरान शरणार्थियों को उदारता पूर्वक शरण देने में इसका लगातार जो सपोर्ट रहा है, इसके लिए हम भारत सरकार का धन्यवाद देते हैं। इट्स हिस्ट्री इन ए मैनर माने इस रूप में, दैट जो कि डिजर्व करता है कि टू बी अपलॉडेड, अपलॉड माने प्रशंसा करना, कि इसकी प्रशंसा किया जाए, एंड एमुलेटेड, और इसको अपनाया जाए। एमुलेट करना माने अगर एक छोटे और सरल शब्द में इसका सिनोनिम्स कहूं तो कॉपी हो जाएगा, कॉपी। एमुलेट का सिनोनिम्स क्या होगा? कॉपी। लेकिन होता क्या है, कहते हैं इनकी कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी जो शब्द है बड़ा हल्का वर्ड है, माने आप बोलेंगे तो थोड़ा निगेटिव फीलिंग आ जाएगी। एमुलेट एक ग्रेस से भरा हुआ वर्ड है, माने कोई ऐसी चीज जो अपने आप में बहुत बेहतर है, जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, जिसके आचरण को, प्रभु श्री राम है, उनके आचरण को हम लोग अपने जीवन में उतारना चाह रहे हैं, तो कॉपी करना बोलेंगे तो थोड़ा हल्का हो जाएगा। अभी देख रहे हैं ना आदि पुरुष के डायलॉग को लेकर के तमाम विवाद चल रहा है, क्यों? अब बातें जो बोली गई वो तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप कह सकते हैं, लेकिन भाई मर्यादा का भी ध्यान रखना है, और उस मर्यादा के साथ आपको चीजों को कहना है। तो उसी तरीके से कोई ऐसी चीज जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, जिसकी आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, जिसकी आपकी नजरों में बहुत ज्यादा वजूद है, उसके आचरण को, उसके व्यवहार को, उसकी कही गई बातों को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं या अपनाते हैं, वो एमुलेट हो जाएगा। एक ग्रेस माने शब्दों में भी थोड़ा वजन होना चाहिए, कॉपी हल्का पड़ जाएगा, तो लैंग्वेज सही नहीं रहेगी, लेकिन है सिनोनिम्स ही, भाव वही है।
लेकिन थोड़ा यूज अलग है उसके। चलिए, तो इन ए मैनर एक ऐसे तरीके से दैट डिजर्व, सॉरी यहाँ लिखा थ्रू आउट हिस्ट्री, इसके पूरे इतिहास के दौरान, इन ए मैनर इस तरीके से, दैट जो कि, तो यहाँ दैट रिलेटिव प्रोनाउन है और किसके लिए आ रहा है, मैनर के लिए आ रहा है, इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। जो कि डिजर्व करता है, अगर आप कोई चीज डिजर्व करते हैं तो इसका मतलब आप उसके हकदार हैं, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो यू डिजर्व फॉर सिलेक्शन, आप सिलेक्शन के लिए डिजर्व करते हैं। दैट डिजर्व, जो कि डिजर्व करता है, टू बी अपलॉडेड, कि जिसकी प्रशंसा की जाए, सराहना की जाए, एंड इमुलेटेड, और जिसको आचरण में उतारा जाए या अपनाया जाए। आगे आइए, सारी मीनिंग है। फोर्सिबली मैंने डिस्कस कर दिया, बलपूर्वक, ग्रेसियसली माने विद गुड रीजन, कर्टसी, कर्टसी के साथ किसी का माने विनम्रता पूर्वक, होस्ट डिस्कस हो चुका है, असिस्ट करना, मदद करना, सहायता करना, एसाइलम मैंने आपको बता दिया, शरण स्थल, शरण स्थल हिंदी लिख दे रहा हूं फिर भी, शरण स्थल, स्टीड फास्ट, फर्म, आपको बताया ना कि लगे रहना किसी चीज में, लॉयल, किसी काम में लगे रहना, स्टॉन्च एक अच्छा वर्ड है, स्टॉन्च माने कट्टर, स्टॉन्च सपोर्टर होता है, स्टॉन्च सपोर्टर। देखते हैं किसी पार्टी के कुछ लोग उस पार्टी के एकदम, अपना क्या कहूं, बोल देता हूं, लोग बुरा मान जाएंगे, अंधभक्त हैं इस टाइप से, तो स्टॉन्च सपोर्टर, बहुत कट्टर सपोर्टर है किसी चीज के, उससे इधर उधर बिल्कुल नहीं देख सकते। आगे आई, जनरसली, उदार पूर्वक, काइंडली इसका सिनोनिम्स है, थॉटफुली इसका सिनोनिम्स है। तो ये सारे शब्द हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट मैनर हो गया, डिजर्व करना आपको बता दिया, डिजर्व माने किसी चीज का हकदार होना, एप्लॉडेड प्रशंसा करना आपको बता ही दिया है, एप्लॉड, और एक्लेम्ड, चीयर्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। एमुलेट करना माने किसी के अनुरूप किसी चीज को अपनाने की कोशिश करना, कॉपी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है रिफ्यूजीज वांट अपॉर्चुनिटीज नॉट हैंडआउट्स, शरणार्थियों को चाहिए अपॉर्चुनिटीज माने अवसर, हैंडआउट नहीं। क्या हुआ हैंडआउट, रोटी कपड़ा और मकान, रोटी कपड़ा और मकान को अलग अलग ना बोल के एक बोल दे तो हैंडआउट हो गया। भाई खाने को रोटी मिल जाए, पहनने को कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए आपने जगह दे दी, हैंडआउट हो गया। तो लेकिन वो कह रहा है कि रोटी कपड़ा मकान ये नहीं चाहिए रिफ्यूजी को, क्या चाहिए, अवसर चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। इसका क्या मतलब है, देखते हैं। टुडे, आज, पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब के रूप में है। टुडे, आज, वी आर रिमाइंडेड ऑफ, रिमाइंड करना माने किसी चीज को याद करना, किसी चीज को फिर से मन मिलाना। टुडे वी आर रिमाइंडेड ऑफ, आज हम याद करते हैं, द स्टोरी ऑफ अ यंग अफगान रिफ्यूजी, एक यंग अफगान रिफ्यूजी की कहानी को, अहमद जिसका नाम है, द नेम होगा यूज इन दिस आर्टिकल आर नॉट रियल नेम्स। चले नेम्स ही रहने दें क्योंकि और भी कई नाम आए होंगे, कि इस आर्टिकल में जो नाम यूज हुए हैं वो वास्तविक नाम नहीं है। क्यों, टू प्रोटेक्ट, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव है, टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल, उस व्यक्ति विशेष की सुरक्षा करने के लिए। ऐसा ना हो कि उसका नाम हम लिख दें और आप उसके घर में पहुंच जाए, कुछ लोग हंगामा करने लगे। टू प्रोटेक्ट द इंडिविजुअल। आगे लिखा है हु सॉट रिफ्यूज, समझिएगा थोड़ा, रिफ्यूज वर्ब भी है लेकिन यहां जो रिफ्यूज वर्ड आया है वो एज ए नाउन की तरह और शरण के सेंस में आ रहा है। हु सॉट रिफ्यूज, जिसने शरण चाही थी। सॉट क्या है, अभी आपको बताया था ना मैंने, सीक की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, और हु यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है, कहां है इसका नाउन, भाई ढूंढिए जरा इसके नाउन को। इसके पहले तो ये कामा कॉमा लिखा, इससे कोई मतलब नहीं, तो ये कामा और कामा वाला पोर्शन हटाएं तो उसके पहले ये अहमद है, यहाँ हु लिखा हुआ है, तो हु किसके लिए आ रहा है, अहमद के लिए। रिलेटिव प्रोनाउन की तरह हु यूज हुआ है और हु का नाउन अहमद है। अहमद हु सॉट, जो कि चाहता था, या जिसने चाहा, क्या चाहा, रिफ्यूज इन इंडिया, भारत में शरण, फियरिंग, डरते हुए, परसिक्यूशन इन हिज होम कंट्री, अपने होम कंट्री में परसिक्यूशन से डरते हुए। इस शब्द को देख लेते हैं, अक्सर आ जाता है प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट, और क्या डिफरेंस है प्रोसिक्यूट और परसिक्यूट में। प्रोसिक्यूट लीगल वर्ड है, क्राइम से रिलेटेड है, कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। सॉरी, प्रोसिक्यूट लीगल वर्ड है, क्राइम से रिलेटेड है, कोर्ट आपको जाना पड़ेगा, माने अभियोग करना, किसी के खिलाफ अदालत में मुकदमा कर देना।
किसी के खिलाफ अदालत में मुकदमा करना, प्रोसिक्यूट करना। परसिक्यूट रिलीजन के लिए यूज होता है। रिलीजन के सेंस में यूज होता है। प्रताड़ित करना, धर्म इत्यादि के नियम कानून का उल्लंघन करने के कारण अगर किसी को प्रताड़ित किया जा रहा है, या जो नैतिकता है किसी देश की, किसी समाज की, उसके खिलाफ कोई काम कर रहे हैं, तो जिसको कानून नहीं देख रहा है, समाज का कानून जिसको देख रहा है, जो सामाजिक नियमों का या धार्मिक चीजों का उल्लंघन अगर कर रहा है और उसके खिलाफ आप कोई सजा उसको देते हैं, तो वो परसिक्यूट कहलाता है। ये धर्म से रिलेटेड वर्ड है। और वहीं अगर कानून में आ जाएंगे, माने जो कोड से जुड़े हुए, देखिए कानून दो है ना, एक तो नैतिक कानून है, सामाजिक और धार्मिक कानून है, जिसका उल्लंघन करने पे न्यायालय में सजा नहीं होगी। लेकिन कुछ ऐसे कानून है जिसका उल्लंघन करेंगे तो न्यायालय में सजा होगी। तो न्यायालय वाली चीजें अलग है, वो प्रोसिक्यूट है, और जो हमारे धर्म से रिलेटेड, नैतिकता से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनसे जुड़ी हुई चीजों का उल्लंघन करने पर अगर कोई आपको प्रताड़ित कर रहा है, परसिक्यूट हो जाएगा, प्रताड़ना। तो प्रताड़ना से डर के कारण अपने मूल ग्रह में, तो इन दो शब्दों को ध्यान देना है। एसएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा है, एक दूसरे की मीनिंग की जगह यूज कर लेते हैं, आपको ध्यान रखना है। अभियोग वाला सेंस है तो प्रोसिक्यूट, और धर्म से रिलेटेड चीजें हैं तो परसिक्यूट। ये सब मीनिंग देखिए लिखा हुआ, रिमाइंडेड याद करना, रिकॉर्ड सिनोनिम्स है, रिड्यूस सिनोनिम्स है, फियरिंग इसका सिनोनिम लिखा हुआ है, परसिक्यूशन सिनोनिम्स यहाँ लिखा हुआ है, और जो मैंने एग्जैक्ट मीनिंग थी वो आपको बता दी है, बाकी एक मीनिंग आप यहां देख लीजिएगा। आगे आइए, आफ्टर परसुइंग हिज एजुकेशन, परसू यहां पे वर्ब है, और परसू के साथ कुछ शब्द हम लोग यूज करते हैं, गोल, परसू हिज गोल, परसू हिज कैरियर, अपना कैरियर, अपना गोल, अपने लक्ष्य को परसू करना माने उसके लिए काम करना, उसके पीछे लगे रहना। एजुकेशन के लिए भी परसू करते हैं। और एक तो परसू ये भी होता है कि भाई किसी के लिए कोई सिफारिश करना, वो भी सेंस में। आफ्टर परसुइंग हिज एजुकेशन, आफ्टर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ वर्ब आएगी तो आईएनजी लगाएंगे, सही लिखा हुआ है, प्रीपोजिशन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आफ्टर परसुइंग हिज एजुकेशन, अपनी शिक्षा का परसू करने के पश्चात, कैसे परसू किया माने कहां से शिक्षा ली, थ्रू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के माध्यम से, थ्रू माने के द्वारा या के माध्यम से, प्रीपोजिशन है, थ्रू डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यहां से उसने शिक्षा ली। ही इज नाउ, वह अब, ही किसके लिए आ रहा है, पीछे आया था ना, उन्हीं के लिए आ रहा, अहमद नाम था। ही इज नाउ टीचिंग, नाउ यहां एडवर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा गया है, तो इसको हम बोलेंगे मिड पोजीशन एडवर्ब, मिड पोजीशन एडवर्ब। बहुत सारे होते हैं, कहां लिखे जाते हैं, आज केवल प्लेस की चर्चा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हम लिखते हैं जिन एडवर्ब को, वो मिड पोजीशन एडवर्ब होते हैं। ही इज नाउ टीचिंग, या पढ़ा रहा है, तो पढ़ा रहा है, कहां पढ़ा रहा है भाई, रिफ्यूज एंड लोकल चिल्ड्रेन, माने शरणार्थियों को और स्थानीय बच्चों को, एंड एस्पायर, एस्पायर करना माने एंड आकांक्षा रखना, हैव ए स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिजायर माने सिंपल इच्छा, एस्पायर माने स्ट्रॉन्ग डिजायर, इच्छा रखता है, टू सर्व द कम्युनिटी, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनिटिव है, किस चीज की इच्छा रखता है, गहरी इच्छा रखता है, केवल डिजायर नहीं है, बहुत गहरी इच्छा है इस देश की सेवा करने की। दैट अपलिफ्टेड हिम, जो कि यहां रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड एस्पायर टू सर्व द कम्युनिटी, इस समुदाय की सेवा करने की इच्छा रखता है, जो कि अपलिफ्टेड हिम, जिसने कि अपलिफ्ट माने किसी को उठाना, जिसने कि उसको उठाया है, फ्रॉम बीइंग अ नोबडी माने किसी भी अस्तित्व से उसको उठा दिया, कहां उठाया, टू ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ देयर सोसाइटी, अपने समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में। तो यहां पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, किसके लिए आ रहा है, उसके पहले लिखे हुए कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी नाउन है और उसी नाउन के लिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट आया है। यह इच्छा रखता है अपने समुदाय की सेवा करने की, और समुदाय के बारे में अब बता रहा है कि यह समुदाय जिसने उसको उठाया है, फ्रॉम माने कहां से, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है,
तो सही लिखा गया है। इसने उठाया उसको बीइंग माने होने से, क्या था वो, अ नोबडी माने कुछ भी नहीं था, और वहां से इसने अपलिफ्ट किया है। तो देखिए अपलिफ्ट को जोड़िए थोड़ा, अपलिफ्ट फ्रॉम, अपलिफ्ट माने उठाया है, फ्रॉम माने से, कहां से उठा रहा है, अ नोबडी कुछ भी वो नहीं था वहां से उठा रहा है, और कहां तक उठा रहा है, टू ए वैल्यूएबल मेंबर। तो ये जो फ्रॉम है और टू है ये दोनों जुड़े हैं एक दूसरे से अपलिफ्ट के साथ। इस चीज को अगर हम नहीं समझेंगे तो गलत कर देंगे। तो अपलिफ्ट माने उठाया है, अ नोबडी से उठाया, और कहां तक, टू ए वैल्यूएबल मेंबर ऑफ देयर सोसाइटी, उसके अपने समाज के एक महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में। इट इज रिमार्केबल, रिमार्केबल एडजेक्टिव है, उल्लेखनीय या महत्वपूर्ण होना। इट इज रिमार्केबल टू नोट, यह नोट करना काफी महत्वपूर्ण है, हाउ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कि कैसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कि कैसे, हाउ यहां पे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कि कैसे इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, कि सांस्थानिक समर्थन ने इंपावर्ड, इंपावर सिंपल वर्ड है, सशक्त करना, विमेन इंपावरमेंट शब्द आपने सुना होगा, वही चीज है, वर्ब की तरह यहां यूज हुआ एम्पावर, कि कैसे सांस्थानिक समर्थन ने इंपावर किया, सशक्त किया, हिम माने उसको, वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, सही लिखा हुआ, इस चीज को भी रूल ध्यान देना है। वर्ब के बाद यहां लिख दे रहा हूं भाई, वर्ब के बाद अगर आप प्रोनाउन लिख रहे हैं तो जनरली किस में होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। जनरली लिख रहा हूं, कुछ एक्सेप्शन भी है उसको हम लोग देखेंगे, जनरली ऑब्जेक्टिव केस होगा। इंपावर्ड हिम, इसने उसको सशक्त बनाया है, इन रियलाइजिंग, इन प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद देखिए वर्ब आ रही है, आईएनजी लगाया गया है, सही लिखा हुआ है, इन रियलाइजिंग, रियलाइज करने में, रियलाइजिंग हिज पोटेंशियल, किस चीज को उसने रियलाइज किया, अपनी क्षमता को, रियलाइज करना माने एहसास करना, इन रियलाइजिंग हिज पोटेंशियल, अपनी क्षमता को रियलाइज करने में उसको इंपावर किया, एंड मेकिंग, कॉन्सेप्ट मैंने बताया था आपको, एंड के बाद अगर वर्ब आ रही है तो उसका फॉर्म उसके पहले आने वाली वर्ब के हिसाब से होगा। ये देखिए ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, इसी के हिसाब से ये मेकिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, इन दो चीजों को जोड़ा गया है। इसने उसको सशक्त बनाया, किस चीज में सशक्त बनाया, उसकी अपनी क्षमता को एहसास करने में सशक्त बनाया है, एंड इन मेकिंग हिम, और उसको बनाने में, फिर देखिए वर्ब के बाद प्रोनाउन आ रहा है ऑब्जेक्टिव केस में, बनाने में ए वैल्यूड कॉन्ट्रीब्यूटर, एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाला, और कॉन्ट्रीब्यूट टू समथिंग या कॉन्ट्रीब्यूटर टू समथिंग होता है, इसके कारण ये प्रीपोजिशन टू इंपॉर्टेंट है। ए कॉन्ट्रीब्यूटर, एक योगदान देने वाला, टू हिज कम्युनिटी एंड सोसाइटी, उसके समुदाय और समाज में। आगे बढ़ते हैं, ये सारी मीनिंग दी गई है, देखिए एस्पायर आकांक्षा रखना, इंटेंट, इंटेंट से थोड़ा गहरा वर्ड है, सर्व सेवा करना, अपलिफ्ट ऊपर उठाना, वैल्यूएबल महत्वपूर्ण, प्रीसियस सिनोनिम्स हो जाएगा इसका, इस चीज को देख लेना है। रिमार्केबल उल्लेखनीय, पीकुलियर सिनोनिम्स है, वेयर्ड अजीबोगरीब, एकदम अलग है, उस सेंस में यूज होता है। इंपावर्ड सशक्त करना, लिबरेटेड सही लिखा हुआ है। कॉन्ट्रीब्यूटर योगदान देने वाला, बेनिफैक्टर, गिवर सही लिखा है, जो किसी चीज में योगदान दे। हो गया, खत्म हो गया हमारा पैराग्राफ। तो आज की एडिटोरियल रीडिंग और एनालिसिस की क्लास यहीं तक थी। कुछ लाइट का इशू था, इसलिए थोड़ा हो सकता है लाइट में आपको दिक्कत आए, जो आगे की क्लासों में कोशिश करूंगा नहीं रहेगी। तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।